हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन के जून वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हिंदी में जो पूरी मैगजीन को पढ़ा रहे हैं उसमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो कुछ भी चीज़ें हैं उसमें मैं उसको सारी चीज़ों को करा रहा हूँ। ठीक है, इसी क्रम में आज हम जो है पर्यावरण को पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण वाले सेक्शंस को हम आज कंप्लीट करेंगे। इसमें से कुछ आधे पोर्शंस आज को कंप्लीट करेंगे, कल जो है कुछ और पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल आराम से हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ा दिए हैं, सिक्योरिटी भी पढ़ा दिए हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी पढ़ा दिए हैं। आज हम जो है पर्यावरण को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूएन हाई सी ट्रीटी जो है यूएन के द्वारा ये एक संधि साइन हुआ है। कैसे साइन हुआ है अब देखिए। क्या है कि खुले समुद्र पर संधि यानी कि हाई सी ट्रीटी, ठीक है, को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैव विविधता, समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन में अपनाया गया है। हाई सी ट्रीटी को, हाई सी ट्रीटी क्या है अब इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को की ओर से महासागरों के संरक्षण का दायित्व ग्रहण करना है। क्या करना है, दायित्व ग्रहण करना है। ठीक है, किसका, महासागरों के संरक्षण का। ठीक, अब ये क्या है कि यह जो है इसे यूएन का जो है यूएन समुद्री कानून सुरक्षा अभिसमय जो है यानी कि यूएन क्लॉज के फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया है। अब मैं बताऊं यूएन क्लॉज क्या है। मैं आपसे पूछूं, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, अगर आपने यूपीएससी की कुछ तैयारी की होगी या कुछ अभी जीएस पढ़े होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक, अब ये किस लिए है, जो कि ये क्या करता है कि जब विश्व के सागर और महासागरों पर जो देशों का जो अधिकार है, जैसे मान लीजिए कोई महासागर है, ठीक है, और कोई सागर है, उसमें जो देशों का अधिकार है और उसका उत्तरदायित्व, उन्हीं के उत्तरदायित्वों का ये निर्धारण करता है। ठीक, ये क्या है कि समुद्री साधन जो हैं, मान लीजिए समुद्र में जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, रिसोर्सेस हैं और जो अन्य चीज़ें हैं, उसका जो है प्रयोग के लिए नियम बनाता है। ठीक, यूएन क्लॉज जो क्या करता है, नियम बनाता है, उसके अधिकारों उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है। ये क्या हो गया था कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें यह समझौता जो था, पता है क्या मालूम, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये समझौता 1982 में यानी कि 1982 में तैयार हो चुका था। पर इसमें एक नियम ये था कि जब तक 60 देश जो है, 60 देश अगर पुष्टि नहीं करेंगे तब तक जो है ये संधि तैयार नहीं, मतलब ये संधि लागू नहीं होगी। ठीक, तो 60 देश जब कब हुए, जब ये क्या हुआ कि जब 1994 में जो है गुआना जो है, गुआना, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर करने वाला 60वां देश बना और इसी समय जो है ये संधि जो है जा करके लागू हुई। ठीक है, तो 1994 में संधि जो है ये लागू हो गई, लेकिन ये संधि जो है समझौता 1982 में ही तैयार हो चुका था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये इस पर कि अब कितने देश हैं इसमें, 2011 में देखा गया तो 161 देश जो है 2011 तक 161 देश अभी तक इसमें शामिल है। ठीक, अच्छा, भारत इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल भारत है, भारत है। स्टेटमेंट में अगर प्रश्न पूछे, यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछे या यूपीएससी में प्रश्न पूछे, आप जो है लगाएंगे भारत है। ठीक है, अच्छा, ये कब बना, 1982 में। लागू कब तक हुआ, 1994 में। क्यों, क्योंकि 60 देश साइन करेंगे इसका नियम था और 1994 में जाकर के 60वां देश गुआना ने साइन किया। ये क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक, अच्छा, इसकी इस जो यूएन हाई सी ट्रीटी इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मजबूत करने के लिए प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत, मान लीजिए जो प्रदूषण कर रहा है उस पर भुगतान का, कुछ भुगतान उस पर लगाए जाएंगे, कुछ करना होगा, उसको टैक्स देना होगा या फिर पेनल्टी देनी होगी। ठीक है, विवाद से निपटान का प्रावधान है। ठीक, अच्छा, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी भी गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना है, एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना है महासागरीय प्रबंधन के लिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जो एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण है उसके लिए जो है उस पर प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए उसको उपाय करना है। ठीक है, स्थानीय समुदायों के अधिकार और पारंपरिक ज्ञान और देशज लोगों को भी महत्व देना है, वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, उचित लाभ और समान बंटवारे की आवश्यकता को जो है बनाए रखना है। ठीक, ये इसके कुछ जो है आपके महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक, तो अब ये इसमें एक देखिएगा कि इस संधि का उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना जो खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करेंगे। ठीक,
अब इसे क्या है, लागू करने के लिए पक्षकारों के सम्मेलन में कॉप को मतलब कॉप बैठक होती है उसको भी आयोजित करने की बात की गई है। ठीक, तो ये जो है आपका टोटल आपने पढ़ा। इसमें यूएन क्लॉज को आपने पढ़ा है, बहुत बार न्यूज में रहता है और आपको जानना जरूरी था। ठीक है, तो मैंने आपको वो बताया, इसमें नहीं दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपने इस संधि के बारे में पढ़ लिया। तो संधि जो है अब आप पढ़ेंगे, अब यूएन हाई सी ट्रीटी पे अगर कुछ प्रश्न बना तो आप गेस कर लेंगे कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। ठीक है, अब आते हैं बॉन क्लाइमेट मीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉन क्लाइमेट मीट कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। ठीक है, बॉन जलवायु सब बैठक हुई दुबई में आयोजित जो है COP28 की बैठक के लिए एजेंडा तय करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब ये क्या है, दुबई में नहीं हुआ, ये दुबई में जो COP28 की बैठक के एजेंडा तय करने के लिए हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब ये क्या है, इसमें ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया गया। ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया गया। ठीक है, अच्छा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ देशों की प्रगति का आकलन करना है, पहली चीज़। अब क्या है कि एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क करिए, इसको स्टार मार्क इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट में प्रश्न बन जाए या फिर आने वाले अगले साल जो है यूपीएससी में ये ऑप्शंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि 2015 के पेरिस समझौते के अनुसार पहला ग्लोबल स्टॉक टेक कब जारी किया गया। तब तक COP28 हो जाया रहेगा, तो कहाँ जारी किया गया? स्टॉक COP28 में। ठीक है, COP28 में स्टॉक टेक जारी किया गया, यानी अगले साल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम ये 2021 में जारी किया गया था ग्लासगो में COP26 में। ठीक, अच्छा, अब क्या है, लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल, इसे COP27 में बनाया गया था। मान लीजिए इसमें क्या है कि इसमें है कि वित्त पोषण किस प्रकार से किया जाए, मान लीजिए जो जिससे विकासशील और विकसित देशों के बीच में सामंजस्य बना रहे, इसी पर जो है मतभेद बना हुआ है। तो ये लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल COP27 में अपनाया गया था। COP21 में COP26 में क्या अपनाया गया? मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। ठीक है, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। अच्छा, नए सामूहिक परमाणु लक्ष्य क्या है? ठीक, ये जो है 2015 में अपनाया गया था। अच्छा, इसमें जो है अब क्या बात करी जा रही है कि अब इसको देखिए, इसमें उम्मीद की जा रही है कि यूरोपीय निवेश बैंक जो है इस वर्ष डेट फॉर नेचर स्वैप का समर्थन करेगा। डेट फॉर नेचर स्वैप आप जानते हैं क्या है? डेट फॉर नेचर स्वैप वो चीज़ ऐसी व्यवस्था है कि मान लीजिए कि कोई मान लीजिए भारत है, भारत ने क्या किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में निवेश किया। ठीक, उसके लिए ऋण लिया, तो जो ऋण लेगा उस पर कुछ छूट मिलेगी। ठीक, मान लीजिए कि उसने यूरोपीय यूनियन से मान लीजिए उसने ऋण लिया, पर्यावरण संरक्षण में निवेश किया, तो उस पर ऋण पे छूट मिलेगी या ऋण को समाप्त कर दिया जाएगा उसको, या उसको कुछ कम कर दिया जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है? डेट फॉर नेचर स्वैप का समर्थन, मतलब ऐसा उम्मीद की जा रही है। तो डेट फॉर नेचर स्वैप यही है, आपका ऋण में आपको कुछ छूट मिलेगी या ऋण समाप्त हो जाएगा जो पर्यावरण में निवेश करेगा। अच्छा, ये अब ये आते हैं पेरिस फाइनेंस मीट। पेरिस फाइनेंस मीट इसमें क्या है? इसमें ये है कि अच्छा देखिएगा, इसमें क्या कि फ्रांस में नई वैश्विक वित्त पोषण संधि पर नए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें क्या था कि जो कम आय वाले देश हैं उसको संकट में वित्त उपलब्ध कराना है, ऋण के बोझ को कम करना है, वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धन उपलब्ध कराना है। ये सब चीज़ें जो है इसमें की गई हैं। ठीक है, $200 बिलियन की ऋण उपलब्धता की जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ बाकी ऐसा नहीं है कि जो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत कुछ खास हो, जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। पॉल्यूशन टैक्स क्या होता है? पॉल्यूशन टैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पॉल्यूशन टैक्स क्या होता है कि वो उन व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला टैक्स है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों पर जो पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं। पॉल्यूशन टैक्स, पॉल्यूशन टैक्स में क्या है? व्यक्तियों वाला शब्द को ध्यान दीजिएगा, उन व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला टैक्स है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो थोड़ा सा इसको जरूरी था ये ध्यान रखना शब्द को, इसलिए मैंने इसको स्टार किया। अच्छा, अब उसमें क्या है कि इसी में पेरिस मीट में क्या किया गया कि जो है आपको SDR के माध्यम से निर्धन देशों को $100 मिलियन का वित्त पोषण दिया जाएगा। SDR क्या है? SDR आपको पता होना चाहिए, आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, मैंने आपको कल बोला था कि SDR क्या होती है। अगर SDR नहीं मालूम है तो मैं आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वो आपको बता दूंगा। पर क्या है कि ये जो है जब IMF बना 1969 में 1969 में, तो स्पेशल क्या, ये एक इंटरनेशनल एसेट है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट इसको बोलते हैं। ठीक, इसी के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे $100 बिलियन का वित्त पोषण दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि सेनेगल के लिए, सेनेगल एक देश है, सेनेगल के लिए अच्छा एक होमवर्क है, जो कुछ अगर आपको मिल रहे हो तो जो कुछ अगर आपको ऐसे देश मिल रहे हो, ठीक, तो आपको उनको बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता क्या कि कभी अगर यूपीएससी पूछता है प्रश्न ऐसे देशों के बैकग्राउंड के बारे में तो वो आपको आने चाहिए। तो सेनेगल
आप कमेंट करके बताइए कि सेनेगल किस महाद्वीप में स्थित एक देश है और उसकी राजधानी क्या है। ठीक, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलिए वैसे कमेंट क्या करेंगे, वैसे कमेंट जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेनेगल जो है क्या है कि पश्चिमी अफ्रीका में, यानी अफ्रीका, आप ये अफ्रीका महाद्वीप है तो पश्चिमी देश है ये सेनेगल है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसकी 90% जो जनसंख्या वो क्या है, मुस्लिम है 90%, 8% ईसाई है और कुछ आदिवासी हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जो है इसका कैपिटल क्या है, डकार, डकार DAKAR, डकार इसका जो है कैपिटल है सेनेगल का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे मूंगफली की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है सेनेगल में। तो सेनेगल के लिए जो है, सेनेगल के लिए 2.5 बिलियन जो है 2.5 बिलियन यूरो जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप की, एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की घोषणा की गई है, समझौते की घोषणा की गई है। क्या होगा ये, मिक्स एनर्जी में नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। ये किसके लिए किया गया, सेनेगल के लिए किया गया है। तो सेनेगल का राजधानी आपको क्या बताया मैंने, डकार, डकार इसका राजधानी है। 80% आबादी मुस्लिम है, इसको ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी अफ्रीका का देश है। ठीक, और इसकी मुख्य जो है मतलब कृषि है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि मुझे मूंगफली बताने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन इसके अर्थव्यवस्था का सबसे जो बेसिक चीज़ है, जैसे मान लीजिए सर्विस सेक्टर हो या फिर ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ मूंगफली जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इसलिए सेनेगल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा के तौर पे। अब इसमें क्या किया गया इसी संधि में कि इस मीट में बताया गया कि प्रदूषणकर्ताओं को कर के दायरे में लाने की तेजी आई है, पॉल्यूशन टैक्स को। ठीक है, अब इसके बाद कम से कम क्या है कि इसमें जो है यूरोपीय संघ ने पेरिस अलाइन कार्बन मार्केट पर कॉल टू एक्शन जारी किया है। इसका वजह से क्या है कि 60% वैश्विक उत्सर्जन को कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के दायरे में लाना है। ठीक, तो ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF अप्रूव ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, GEF ने GBFF को अप्रूव किया। ठीक है, GEF ने GBFF को अप्रूव किया। मतलब अब क्या है कि जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी थे, उसने क्या कर दिया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को अप्रूव किया। इसकी बैठक कहाँ हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। ठीक, अच्छा, इसमें क्या क्या कि इसमें इसकी जो गवर्निंग बोर्ड है GEF की, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की गवर्निंग बोर्ड है, इसने क्या किया कि नए कोष को स्थापना को मंजूरी दी। एक नया कोष बनेगा, नया फंड बनेगा कोष में। ठीक है, यह कोष क्या होगा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, नीचे आइए। GEF है क्या, पहले वो चीज़ समझ लीजिए। GEF है क्या, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है कि ये एक क्या है कि अलग अलग पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए एक बहुहितधारक साझेदारी है। ठीक है, मल्टीलेटरल कॉपरेशन है ये। ठीक है, जिसमें कि 1992 में UNFCCC के रियो पृथ्वी सम्मेलन से ठीक पहले इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1992 के जो UNFCCC का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसके ठीक पहले इसको स्थापित किया गया। किसको, GEF को। ठीक, अब GEF क्या है, इसकी GEF फंडिंग जो है GEF परिषद में भाग लेने वाले देश प्रदान करते हैं। इसके फंडिंग को कौन देता है, जो GEF के परिषद में भाग लेने वाले जो देश होंगे वो करेंगे। ठीक, हर 4 साल में रिप्लेनिशमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से फंड जो है जुटाया जाता है। ठीक है, इसका फंड, अब इस फंड क्या करेगा, ये काम क्या करती है, फंड क्या करती है, ये जो है ये 5 जो अभी समय कन्वेंशंस है, ये 5 कन्वेंशंस जो हुए हैं, इनके कन्वेंशंस के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करती है। जो GEF का जो फंड जो जुटाती है, जो सदस्य देश इसके भाग लेते हैं और देते हैं, वो 5 जो कन्वेंशंस उसके लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करती है। ठीक है, फाइनेंस करती है, उनको पैसा देती है। कौन कौन से हैं, CBD बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक कॉपी उठाना है और सारी चीज़ों को लिख देना है। CBD कौन से सन में हुआ, ठीक है, UNFCCC के लिए। ठीक है, अच्छा, दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषण POPs पर स्टॉक कन्वेंशन, ये UPPCS में डायरेक्ट पूछ देगा कि दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषणों पर कौन सा कन्वेंशन है, तो मैच दी कॉलम में दे देगा। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट में दे देगा, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा। UPSC में भी डायरेक्ट आपको मैच दी कॉलम में प्रश्न आते हैं ऐसे। मरकरी पे कौन सा कन्वेंशन है, मिनीमाता कन्वेंशन। ठीक है, UN मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय पर कौन सा है, UNCCD।
तो ये सारे जो कन्वेंशंस हुए हैं, इन कन्वेंशंस को आप याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है कॉपी पर लिख लीजिए, इसको बार बार देखिए, क्योंकि ये मैच द कॉलम में पूछता है। तो आपको ये मैगजीन पढ़ने से एक फ़ायदा आपको समझ में आया होगा कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी तैयार होता है। ठीक है, करेंट अफेयर्स तो तैयार होता ही होता है, आपको स्टैटिक पोर्शन भी तैयार होता है। तो आपको इसी वीडियोस को कई बार देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, आपको रिवीजन भी होगा और स्टैटिक के साथ साथ करंट पोर्शन भी तैयार होगा। जो स्टैटोडायनेमिक जो प्रश्न आते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक को मिक्स करके यहाँ से हो जाएंगे। तो इन सारे कन्वेंशंस के लिए फंड के रूप में GEF का जो है फंड वो काम करता है। कौन कौन सा? CBD, UNFCCC, POP, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन और UNCCD कन्वेंशन के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी संरचना क्या है GCF की? GCF जो है इससे क्या है कि इसमें GEF असेंबली गठन क्या था? भारत सहित इसके सभी 185 देशों के भागीदारों से मिलकर बना हुआ, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, GEF परिषद इसका क्या है? मुख्य शासी निकाय है, मुख्य जो गवर्निंग काउंसिल है ये क्या है? GEF परिषद है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें 32 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 16 विकासशील होते हैं, 14 विकसित होते हैं और 2 सदस्य देश होते हैं मध्य पूर्वी यूरोप या पूर्वी संघ USSR के देशों में से निर्वाचित होते हैं। सचिवालय कहाँ पे GEF का है? वो USA में है। तो आप GEF समझ गए होंगे, इसके फंडिंग को समझ गए होंगे। तो उसी ने जो है ये आपका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है इसने फंड के इसी को जो उसने अप्रूव किया है। अच्छा, इसमें क्या है कि अब देखिए, अभी आगे भी आपको इसी करंट अफेयर से लिंक अभी आगे वाले जो मैगजीन्स आएंगी, करंट अफेयर्स आएंगे, जिसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ कि अगस्त अगली जो है मतलब अगस्त 2023 तक कनाडा में शुरू होने वाली अगली GEF सभा में शुरू किया जाएगा अनुमोदन को। ठीक है, तो जब अनुमोदन होगा तो फिर जो है ये आपको रिपीट करेगी ये करंट अफेयर, तो फिर से आपको ये पढ़ना है। तो आपको अगर रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको आगे वाले जो करंट अफेयर्स जो कुछ आएंगे तो वो आपका एक लयबद्ध क्रम बन जाएगा। क्रम जो है इसका एकदम लयबद्ध एकदम तरीके से आप पढ़ते जाएंगे, कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो है GBFF जो है सरकारी निजी क्षेत्र और परोपकारी संगठनों से पूंजी प्राप्त करेगा। 8 क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण, पुनर्स्थापन, भूमि उपयोग, स्थानीय योजना निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, वित्तीय योगदान इसमें क्या है कि इसके 3 सिद्धांत हैं कि निरंतर आधार पर वित्तीय योगदान को समायोजित करना चाहिए, अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, KMGBF को जैव विविधता पर UN कन्वेंशन के COP15 द्वारा अपनाया गया था मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत। इसमें क्या 2030 तक 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में आप इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें करना। ठीक, अच्छा, अब आपने इसको पूरा पढ़ लिया। इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसने अप्रूव किया। ठीक, ये जो है ये संस्था कब इसका निर्माण हुआ था, कितने देश हैं और कितने लिए फंडिंग काम करती है, ये आप समझ गए तो बाकी आपको कुछ नहीं जानने की जरूरत है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 में क्या है? 5 जून को मनाया गया, 50वीं वर्षगांठ थी तो 5 जून को ये मनाया गया। ठीक है, ये क्या UNEP के जो अभियान के तहत जो है 1973 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नया थीम क्या था? थीम इसमें था कि जो है हर साल जो है इसकी थीम बदलती रहती है। इसमें क्या था? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2023 की थीम क्या थी? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये UPPCS में प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपको क्या है कि जैसे UPPCS में इसी साल किसी थीम पे प्रश्न पूछ दिया था, तो UPPCS के लिए तो एकदम डायरेक्ट थीम एकदम इंपॉर्टेंट है। UPSC के लिए स्टेटमेंट में थीम दे देगा, यानी कथन में थीम दे देगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन है, तो उस स्टेटमेंट को आपको सही करना है। ठीक है, क्योंकि अब तो स्टेटमेंट आपको एकदम सही आने चाहिए, तभी तो आपको सही हो पाएगा। क्योंकि केवल 1, केवल 2 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जब, तो आपको स्टेटमेंट अगर गलत होगा तो आप गलत कर जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये इसमें आपने देख लिया इसका थीम क्या है। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें मान लीजिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि इसी वर्ष के जो पर्यावरण दिवस पे जो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय है, इसमें 2 योजनाओं को उसने शुरुआत की। क्या? मिस्टी परियोजना, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, और एक योजना शुरू की अमृत धरोहर। इन दोनों योजनाओं को एकदम लर्न कर जाइए, मिस्टी योजना और अमृत धरोहर। ये किस लिए कब शुरू की गई? ये कब शुरू की गई? ये आपको जो है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को शुरू की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक,
अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से जो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, यूएनईपी के बारे में दिया है। यूएनईपी क्या है? यूएनईपी इसी के कारण जो है, इसी के अभियान के तौर पे 1973 से जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाते हैं 5 जून को। अच्छा, इसका इसी के बारे में दिया है कि इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी। 1972 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम कन्वेंशन के परिणाम स्वरूप इसको बनाया गया था। किसके स्वरूप? स्टॉकहोम कन्वेंशन के परिणाम स्वरूप इसको बनाया गया था। इसका क्या है उद्देश्य? क्या है कि पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना सतत विकास के लिए, ठीक है, और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक पक्ष समर्थक के रूप में कार्य करना है। उत्पत्ति कितने, मान लीजिए भारत इसका सदस्य है और 193 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएन के एजेंडा 2030 के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है? कार्यकारी निदेशक करता है। 95% आय कैसे आती है इसकी? जो स्वैच्छिक अंशदान होता है, यानी जो लोग अपना अपना जो है फंड देते हैं, उसी के आधार पर इसका निर्भर है, ठीक है। कौन ये? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक जगह इसको आप कॉपी लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आपको जो आप भटकते हैं कि हम इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ें, इसी से पढ़िए, आपका हो जाएगा। देखिए, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, जीईओ रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी और कूलिंग इमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ये 4 रिपोर्ट्स हैं। ये जो कौन जारी करता है? यूएनईपी जारी करता है। यूपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर जाइएगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको दे देंगे, पर आप कमेंट करिएगा उसके लिए कि हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तभी हम दे पाएंगे उसको। अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल देंगे, आप उसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप रख सके, बार बार आप उसको रिवीजन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एंड फूड चॉइसेस, ये आपका कंटेंट है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड फूड चॉइसेस। इसमें क्या किया गया कि हालिया अध्ययन में उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए फूड चॉइस और आहार संबंधी आदतों में बदलाव लाने के महत्व को बताया गया। इसमें क्या है कि 40% से अधिक जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला जो है उत्सर्जन के लिए कौन सा है? भोजन, मतलब ये जिम्मेदार है, ठीक है, जो भोजन संबंधी खपत है ये, ठीक। अच्छा, भोजन विकल्प क्या है? वैश्विक उत्सर्जन में तीव्र गति से योगदान कर रहा है। आहार में पशु आहारित उत्पादों के झुकाव बढ़ रहा है, ठीक है। पैकेट और प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड जो फूड को प्राथमिकता दी जा रही है। खाद्य विकल्पों का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है, ठीक है, जिससे जो है खाद्य परिवहन, प्रशीतन और कारण उत्सर्जन में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक। इसी कारण से भोजन की बर्बादी भी हो रही है। और अब इसमें कुछ उसने उपाय बताया है कि जो अधिक वनस्पति वाले खाद्य आहार, जैसे कि वनस्पति आधारित प्रोटीन, हाँ, को अपना बढ़ावा देना चाहिए। प्रयोगशाला में विकसित मांस को आहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। मौसमी आहारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। अनपैकेट खाना को खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे सब चीज़ें बताया गया उसमें कि घर में भोजन की बर्बादी को कम करना चाहिए। इससे जो है उत्सर्जन में जो है कुछ कमी आएगी। अब यहाँ पे है कि सब्सिडीज एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडी जो है वो क्या करती है? जैसे मान लीजिए सब्सिडी जो मिलती है किसी चीज़ पे, वो क्या करती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद नहीं करती है। इस पॉइंट को आप कहाँ लिख सकते हैं? मेंस में भी लिख सकते हैं, एस्से में भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। मेंस और एस्से में जगह जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ सब्सिडीज़ वाले प्रश्न आ गए, गवर्नमेंट स्कीम्स वाले प्रश्न आ गए, पॉलिसीज़ वाले प्रश्न आ गए, ठीक है, और GS3 में आ गया, तो वहाँ भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए किसके अनुसार? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। इसमें किया गया कृषि, मत्स्य और जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों को अप्रभावी रूप से सब्सिडी देने के कारण नकारात्मक परिणामों को रेखांकित किया गया है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8% से जो है अधिक है सब्सिडियाँ, ठीक है। वितरण क्या है कि जो है अधिक देशों में ये विषम और असमान है। अच्छा, इसमें क्या है कि इससे जो होता है कि सब्सिडियों से प्रभाव क्या होगा? कृषि में जो सब्सिडी मिलती है उसके कारण से प्रतिवर्ष 2.2 मिलियन हेक्टेयर वनों के नुकसान और वन उन्मूलन के लिए 14% के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, जीवाश्म ईंधन का लगातार उपयोग हो रहा है जो कहीं ना कहीं सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित है। इससे वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 7 मिलियन असमय मौतें हो रही हैं, ठीक है। मत्स्य के लिए सब्सिडी दी जा रही है, इसमें $35 बिलियन से अधिक सब्सिडी दी जा रही है, जो कि मछलियों के भंडार में कमी आ रही है तथा इससे मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की संख्या बढ़ रही है। मत्स्य क्षेत्र की लाभप्रदता जो है कम हो रही है। यहाँ आपने पढ़ा होगा सब्सिडी के लिए कुछ नियम होते हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, सब्सिडी क्यों, कैसे और क्यों देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लोक स्वीकृति का निर्माण करना होता है, विश्वसनीयता में कमी को दूर करना होता है,
प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए उपाय करने होते हैं। सामाजिक सुरक्षा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उनके मूल्यों को कम करना होता है। प्रतिकूल सब्सिडियों को सावधानीपूर्वक तरीके से समाप्त करना होगा, ठीक है। और जिसे दीर्घकालीन निवेश के माध्यम से राजस्व के वितरण का पुनर्वितरण करना होगा। तो ये सब्सिडी संबंधी कुछ जो है मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। इसका क्या है कि ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी इम्प्लीमेंटेशन रूल 2023 कौन लाया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लाया। क्या लाया? जीसीपी नियम 2023 के अधिसूचना जारी की। किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में कई बार प्रश्न बना, मैच द कॉलम में बन गया, स्टेटमेंट में बन गया, ट्रू फॉल्स में बन गया। तो क्यों क्या बना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का सन मिलाना था, पूछ दिया। इसी तरह से यूपीएससी में प्रश्न पूछता है, तो स्टेटमेंट में प्रश्न पूछेगा तो आपको एकदम आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए। तो 1986 है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं पता, वैसे तो सबको पता ही होगा। अच्छा, ड्राफ्ट जीसीपी कार्य नियम क्या है? यह ग्रीन क्रेडिट से आशय क्या इसमें है कि इसमें पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली किसी विशेष गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एकल यूनिट से है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों के लिए व्यक्तियों, संगठनों, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, निजी क्षेत्रों को ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने हेतु बाजार तंत्र का निर्माण करना है। मिशन लाइफ के विजन को साकार करना है, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है, घरेलू प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए उपलब्ध रहेगा। अच्छा, जिन कार्य से ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा उसी कार्य से कार्बन बाजार के तहत कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। जीसीपी को प्रशासित करने का कार्य कहाँ किया गया? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को सौंपा गया है। यह संस्था जीसीपी के कार्यान्वयन के लिए, प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है कि जीसीपी के, अगर ऐसे स्टेटमेंट देगा कि जीसीपी को प्रशासित करने वाली संस्था भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है, ठीक है। अगर ऐसे स्टेटमेंट बन गया तो आप पक्का गलत कर जाएंगे। क्यों गलत कर जाएंगे? क्योंकि आपको शिक्षा परिषद, अरे ये जीसीपी के लिए थोड़ी ना होगा, ऐसे सोचेंगे आप, तो यही गेस करने में आप गलत कर जाएंगे। पर इसीलिए आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कंफ्यूज करने वाले, उसको मैं स्टार मार्क करा दे रहा हूँ, आप उसको लिख के याद करिए, ठीक है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। अच्छा, जीसीपी जो है उसकी घोषणा कब की गई थी? 2023 से केंद्रीय बजट में की गई थी। इसका कार्यक्रम किसका था? पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत था और मिशन लाइफ के विजन के अनुकूल था, ठीक। इसका लक्ष्य क्या है? ग्रीन क्रेडिट के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण को लाभ उठाना है, अलग अलग हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। अच्छा, इसमें क्या है कि पेरिस समझौता का जो अनुच्छेद 6 है वो बाजार तंत्र के माध्यम से कार्बन व्यापार की अनुमति देता है। इसी के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है। जीसीपी के लिए क्षेत्रक कौन सा होंगे? ये कुछ क्षेत्रक हैं, ये आपको मेंस में भी लिख सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण, मैंग्रोव, इको मार्क, संधारणी, भवन निर्माण और संरचना, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये इनके लिए क्षेत्र यहाँ पे जो है जीसीपी का उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए अब आपने इसको पढ़ लिया, ठीक। अब जो है इसमें थोड़ा सा कंटेंट और बचा हुआ है, इसको कल हम लोग पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। पूरा छोटा कंटेंट हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ आपको मैंने इसमें कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं, और आगे जो है आपको आप कमेंट करेंगे, आप अगर डिमांड करेंगे तो आपको सारा सब्जेक्ट भी हम जो है एक टॉपिक मेंस के अनुसार, जो मेंस का सिलेबस है उसी के अनुसार सारा सब्जेक्ट जो है आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप इसको चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले जो अन्य वीडियोस हैं, मैगजीन तो पूरा हम पढ़ा रहे हैं, मैगजीन को पूरा पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव से सब कुछ पढ़ा देंगे। इसी के साथ साथ जो है आंसर राइटिंग भी हम कराएंगे, लेकिन ये मैगजीन कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम पे डेली कराएंगे, और आपको जो है कॉपी चेक करके फ्री में मिलेंगी, ठीक है। कॉपी अगर आप पोस्ट करते हैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में, तो आपको कॉपी भी चेक होकर मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है हम आपको पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कराने की सोच रहे हैं। ये कैसा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप डिमांड करेंगे तो पूरा मेंस का सिलेबस हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए जो है आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।